नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कहानी सिल्वर वेडिंग। कहानी मनोहर जोशी जी की चिर परिचित भाषा और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं कहीं घिसते जा रहे हैं। लेकिन इस बदलाव के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं इस बात को समहाउ इम्प्रॉपर भी अनुभव करते हैं। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, ऐसा वे सोचते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनोहर श्याम जोशी लिखित सिल्वर वेडिंग। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी अर्थात यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी ने 5:25 बजाए। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर थे। चलते चलते जूनियरों में से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करके जाने की कृष्णानंद अर्थात किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखिए सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए छोकरे चड्डा ने जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी से की। एज यूजुअल, बड़े बाबू आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है, ऐसे बोला। पंत जी ने चड्ढा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई ही थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने आजकल छोड़ ही दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं, जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह छोकरा बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू ये तो। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह का नहले पर दहले का जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। लेकिन इस तरह आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए हुए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली हुई थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उन्हीं के यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, कमाओ और पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस की नौकरी में भी वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए ठीक कपड़े बनवा ले और गांव गांव में थोड़ा पैसा भी भेजे। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी भी उसे दिलवा दी और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी किया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। यशोधर बाबू सकपका गए और अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। फिर मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ओह, मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहकते हुए बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए थोड़े झेपे और झेपते हुए थोड़े खुश हो गए। यह अदा भी उन्होंने किशनदा से ही सीखी थी।
चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर दो। फटाफट फटाफट जा। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे सुहाबों के चौंचले हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्ढा बोल पड़ा, अरे हमें लेक्चर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुआ में से 10 का नोट निकाला। बोले, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दे दिया और फिर बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ कर सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को सम हाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपने सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशन दा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी पीना और गप्पा गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना, इस परंपरा के तो वे सख्त विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपना ली है। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बुड्ढे थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी किशन दा के अनुसार यही तो निशानी होती है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता है, दफ्तर से घर वह 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशन दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें ये जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप ही D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से मना कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट कर लिया था। पत्नी की यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा कहा था, तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिकरा कहकर मुस्कुराते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है।
यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें जब रिटायरमेंट के पास पहुंचे तब जाकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना कि काफी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होना ही है, ऐसे कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं वो। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने ही उन्हें भी मॉड बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वही सब नियम मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उसी से सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला बताकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती हैं, तो यशोधर बाबू शानेल बुढ़िया चटाई के लहंगा या बूढ़ी मुंह महा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा तो स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से ही पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी गई होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाए, लेकिन किशनदा ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 माह के बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब तो हद हो गई। उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में पहले ही 3 परिवार रह रहे थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा। विचित्र बात तो यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता और सूखता ही चला गया था। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी।
तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी मनोहर श्याम जोशी लिखित सिल्वर वेडिंग, इस दीर्घ कथा का पहला हिस्सा। हमारी कहानी के मुख्य पात्र आपको कैसे लगे? कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ कहानी के दूसरे भाग के साथ जल्दी ही। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।